हैं बाहर के ममालिक में स्टूडेंट्स के लिए दूसरी फैसिलिटीज़ होती हैं कि उनको पार्ट टाइम जॉब्स ऑफ़र कर रहे होते हैं। हमें लगता है स्टूडेंट्स को पैसों की ज़रूरत नहीं है। सबके माँ-बाप उन्हें अपने बच्चों की फ़ीस पूरी करते हैं, उनको डेली बेसिस पे उनको एक्सपेंसेस दे देंगे और उनको कोई काम-वाम करने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने भाई से कुछ पैसे लेकर मैं इंडस्ट्रियल एरिया में चक्कर लगाता था। जहाँ जहाँ इंडस्ट्री मुझे दिखती, ये इंडस्ट्री है, वहाँ मैं सीवी लेके वहाँ पहुँच जाता। हम बस में वापस आ रहे थे, तो हमारे साथ बस में एक केएफसी का एम्प्लॉयी था। हमें ख़्याल आया कि हम ऐसी रेस्टोरेंट की तरफ क्यों नहीं जाते? तो मेरे दोस्त ने क्या किया, केएफसी सर्च की, केएफसी जॉब्स, और इत्तेफ़ाकन उस वक़्त केएफसी में जॉब्स आई हुई थी। हम वहाँ गए, फिर मेरे दोस्त ने कहा कि पहले तुम जाओ, तो मैं चला गया। तो उसने मुझे उसी वक़्त फ़ॉर्म फिल किया और कहा कि आप हायर हो और कल से आप आ जाओ। उसके बाद मेरा दोस्त गया, तो मेरा दोस्त जो था 31st कैंडिडेट था। उनकी हायरिंग की लिस्ट थी 30 तक की। अगर वो मुझसे पहले चला जाता इंटरव्यू के लिए, तो वो उसको रख लेते। कॉल सेंटर तक का सफ़र किस तरह तो करते कॉल हैं? सेंटर का सफ़र ऐसे हुआ कि जिस दोस्त की मेरी जॉब नहीं लगी थी, वो कॉल सेंटर चला गया था। अगर हम बात करें कि कॉल सेंटर एज़ अ एजेंट में कौन-कौन सी स्किल्स नीड होती है? डोमेस्टिक में मोस्टली रिक्वायरमेंट जो होती है, वो कहते हैं कि आप इंटरमीडिएट पास हों। बस आप बात कर सकते हो, और पढ़ना जानते हो। मोस्टली डोमेस्टिक में यही होता है। और इंटरनेशनल में मोस्टली रिक्वायरमेंट जो होती है वो इंग्लिश की होती है। अगर आप अंग्रेज़ी बोलना चाहते हैं, इवन तो आप मैट्रिक पास हो, तो आपको वहाँ जॉब मिल जाएगी। स्टूडेंट्स कॉल सेंटर्स में क्यों जाते हैं? क्योंकि वहाँ एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। ग्रेजुएट स्टूडेंट्स का इशू ये है कि उनको जॉब नहीं मिल रही, वो ये है कि उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो फिर इंटर्नशिप की तरफ जाते हैं। यहाँ आपको एज अ फ्रेशी विदाउट एनी एक्सपीरियंस आपको जॉब ऑफर हो रही है और आप अच्छे पैसे कमा रहे हो। सोचें, वो 1+ तक स्टूडेंट्स को पे कर रहा है, लेकिन फिर वहाँ स्टूडेंट से गलती ये हो जाती है कि ज़्यादा पैसे के चक्कर में अपनी फील्ड छोड़ के कॉल सेंटर में जाते हैं कि यार यहाँ अच्छे पैसे मिल रहे हैं। लेकिन फिर लॉन्ग टर्म नुकसान क्या होता है कि आपने अपनी फील्ड में एक्सपीरियंस गेन नहीं किया, फिर बाद में आपको वहाँ जॉब नहीं मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम, नई उम्मीद के नए एपिसोड में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आप सबके इल्म में होगा कि अगर आप कभी स्टूडेंट रहे हैं या अभी स्टूडेंट हैं, तो फिर स्टूडेंट के लिए बेहतरीन ऑप्शन जॉब का यही होता है कि वो कॉल सेंटर ज्वाइन करें। तो क्योंकि आज का जो हमारा एपिसोड है उसमें हम बात करेंगे कॉल सेंटर में करियर के बारे में। तो इस सिलसिले में आज जो हमारे पास गेस्ट मौजूद हैं वो है सलार जिस्कानी। सलार, वेलकम करता हूँ आपको आज के पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच अब्दुल गफ़ार, मुझे इस पॉडकास्ट में बुलाने के लिए, कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आकर और बीपीओ इंडस्ट्री के बारे में बात कर सकूं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सलार। सलार, पहले तो मैं चाहूँगा थोड़ा-सा आप अपने बारे में इंट्रोड्यूस करा दें ऑडियंस को। मैं स्टूडेंट हूं और मैं पिछले 3 सालों से बीपीओ इंडस्ट्री से वाबस्ता हूं। और कैसे ये है आपका। तो सलार, हम क्योंकि कॉल सेंटर पर ही बात कर रहे हैं, तो मैंने देखा है कि पाकिस्तान में पहले हम बात करते हैं बाहर के ममालिक में स्टूडेंट्स के लिए दूसरी फैसिलिटीज़ होती हैं कि उनको पार्ट टाइम जॉब्स ऑफ़र कर रहे होते हैं। और लेकिन पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली कि कॉल सेंटर के अलावा कोई ऑप्शन बचता भी नहीं है। तो स्टार्ट यहाँ से करेंगे कि आपने जो ये करियर स्टार्ट किया था, ये करने की वजह क्या थी? और क्या सोच के, क्या मोटिवेशन थी आपकी इस करियर कॉल सेंटर में जाने की? एक्चुअली सबसे पहले आपकी वो वाली बात के पार्ट टाइम जॉब्स, तो पार्ट टाइम जॉब्स जो हैं पाकिस्तान में हैं, लेकिन मल्टीनेशनल कंपनीज वो ऑफ़र करती हैं। जैसे कि आप पार्ट टाइम जॉब आपको पाकिस्तान में रेस्टोरेंट जितने भी हैं, चेन रेस्टोरेंट जिसमें केएफसी है, मैकडॉनल्ड्स है, वहाँ बाकायदा लीगली तौर पे आप 5 घंटे के लिए डेली बेसिस पे काम कर सकते हैं। अब पार्ट टाइम जॉब्स का मसला ये है कि हमने आज तक ये समझा नहीं कि स्टूडेंट्स जो है, हमें लगता है स्टूडेंट्स को पैसों की ज़रूरत नहीं है। सबके माँ बाप उन्हें अपने बच्चों की फ़ीस पूरी करते हैं, उनको डेली बेसिस पे उनको एक्सपेंसेस दे देंगे और उनको कोई काम वाम करने की ज़रूरत नहीं। तो इस वजह से हमने उस मॉडल पर सोचा ही नहीं कि हम स्टूडेंट्स के लिए एक ऐसा मॉडल बनाएं। या फिर स्कूल भी ये नहीं सोचते। स्कूल्स क्या करते हैं, स्कूल्स बच्चों को बहुत सारा काम दे देंगे, वो घर पे जाके होमवर्क करेंगे, फिर वो ट्यूशन जाएंगे, फिर वो मदरसा जाएंगे। हम समझते ही नहीं कि उन्हें प्रैक्टिकल लाइफ में थोड़ा सा इन होना चाहिए
बजाय कि वो ग्रेजुएशन तक का वेट करें। क्योंकि आपने देखा होगा कि हम 12 साल या 13 साल, मैंने 13 साल स्कूल में लगाया, उसके बाद फिर मैं कॉलेज जाऊँ 2 साल के लिए, फिर उसके बाद आप 4 साल के लिए यूनिवर्सिटी जाएंगे। तो आप सोचें कि एक बच्चा जिसने तकरीबन कोई 17 साल, 19 साल एक इंस्टीट्यूट में दे दिए, लेकिन जब वो वहाँ से ग्रेजुएट होके निकलता है तो उसको बाकी बाहर की दुनिया का कुछ पता भी नहीं होता। लेकिन आप फिर वो बच्चे देख लें जो पार्ट टाइम या फिर वो फुल टाइम जॉब करते हैं, तो उनमें काफ़ी सारी इंप्रूवमेंट होती है, उन्हें सीवी बनाना आती है, उन्हें इंटरव्यू पास करना आता है। तो हमारी मैं समझता हूँ कि हमारे इंस्टीट्यूट बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है। तो पार्ट टाइम जॉब्स के वाला से अब स्टूडेंट्स को अगर पार्ट टाइम जॉब चाहिए तो वो रेस्टोरेंट फील्ड में जा सकते हैं, यहाँ पे वो पार्ट टाइम 5 घंटे के लिए जॉब कर सकते हैं। और मैं इस फील्ड में ऐसे आया कि जब मैंने कॉलेज पास किया सो इन 2021, सो काफ़ी सारे एक्सपेंसेस थे जिनको पूरा करना बहुत ज़रूरी था। क्योंकि आप एक ऐसी एज में आ जाते हो जहाँ पे आपको अपने पेरेंट्स से मांगने में शर्मिंदगी होती है। तो आप चाहते हो कि यार आप कुछ करो, तो मैं तो मैट्रिक के बाद ही स्टार्ट हो जाता। हाँ, तो आप कितना ही मांग लोगे उनसे। तो फिर जो है कि आप फिर चाहते हो आप अपना कुछ करो, या तो कोई बिजनेस कर लो, लेकिन वो बिजनेस फिर उसमें इंस्टेंट मनी को नहीं मिलेगी आपको। तो फिर वहाँ से मैंने जॉब्स, जैसे ही मैं CNIC के लिए वैलिड हो गया, तो फिर मैं अपना CNIC बना के फ़ौरन मेरी तरजीह यही थी कि मैं जॉब स्टार्ट करूँ। तो फिर तब हमें जॉब्स का पता नहीं था कहाँ से मिलती है, कैसे मिलती हैं। मोस्टली हमारा जो शुरुआत की अगर मैं बात करूँ तो हमारा भी यही फोकस था कि हम कंपनीज में जाएं जो हमारे सामने फैक्ट्रीज। कॉर्पोरेट तो एक अलग फील्ड है, मतलब छोटी कंपनीज जो हैं वो छोटी फैक्ट्रियां जो हमारे इलाके में काम कर रही है, उन्हीं की तरफ हमारा भी रुझान ऐसे था। और मेरा भी यही रुझान था। मैंने इंडस्ट्रियल एरिया में उस दौरान, ये 2021 की बात है, और उस दौरान मैं क्या करता था, मैं अपने भाई से कुछ पैसे लेकर मैं इंडस्ट्रियल एरिया में चक्कर लगाता था। जहाँ जहाँ इंडस्ट्री मुझे दिखती, ये इंडस्ट्री है, वहाँ मैं सीवी लेके वहाँ पहुँच जाता। तो वहाँ पे चौकीदार क्या करते हैं, वो कहते हैं कि हम आप हमें सीवी दे दो और जो है आपको बुला लेंगे। तो मुझे पता था नहीं बुलाएंगे वो लोग। तो मेरी रूटीन यही थी कि इंडस्ट्रियल एरिया में जाओ और जगह जगह कंपनी दे दो। और मैंने बहुत सारी कंपनी देखी। फिर ये हुआ कि हम एक बार गए सैलानी जॉब बैंक के, वहाँ पे हमें पता चला कि वहाँ वो लोग जॉब्स प्रोवाइड करते हैं। तो किसी तरह सैलानी जॉब बैंक पहुँचे, तो उन्होंने एक फॉर्म दिया, ये फॉर्म भर के लाओ और दोबारा आए। फिर हमने वो फॉर्म फिल किया, फिर हमने 18 ग्रेड के ऑफिसर से वो उसे क्या कहते हैं वेरीफाई करवाया। फिर हम पुलिस स्टेशन गए वेरिफिकेशन के लिए, फिर हम दोबारा वहाँ गए। अब फिर वहीं पे बहुत बड़ी लाइन सैलानी के ऑफिस में। अब वो एजुकेशन की बिना पर ज़्यादातर जॉब्स उनके पास थी, वो मोस्टली फैक्ट्रीज की थी। या फिर आप ग्रेजुएट हो तो क्या कर रहे थे, आपकी सीवी अपने पास होल्ड कर रहे थे, या फिर अगर उनके पास कोई ऐसी जॉब आती है तो वो आपको बुला लेंगे। तो उस वक्त मैंने कॉलेज पास नहीं किया था, उस वक्त मेरे पास सिर्फ मैट्रिक की सर्टिफिकेशन थी, अभी तक रिजल्ट आया नहीं था कॉलेज का। तो उन्होंने मुझे एक फैक्ट्री के लिए सेलेक्ट कर दिया। वो कहा कि ये शेरशाह इंडस्ट्री एरिया में चले जाएं आप और वहाँ इंटरव्यू दे दें। तो वहाँ मैंने सोचा कि यार मैट्रिक करने के बाद और फिर अभी मैं कॉलेज में हूँ, तो ये सब करने के बाद मैं किसी फैक्ट्री में एज अ वर्कर क्यों काम करूँ। तो वहाँ मैं नहीं गया। उसके बाद हमारे साथ, हम बस में वापस आ रहे थे, तो हमारे साथ बस में एक KFC का एम्प्लॉय था। तो हमें ख्याल आया कि हम ऐसी रेस्टोरेंट की तरफ क्यों नहीं जाते। तो मेरे दोस्त ने क्या किया, KFC सर्च की, KFC जॉब्स, और इत्तेफाकन उस वक्त KFC में जॉब्स आई हुई थी पार्ट टाइम एंड फुल टाइम के लिए, और कल लास्ट डेट थी। तो फिर मैं घर पे सो रहा हूँ, मेरा दोस्त आया, कहा कि चलो KFC चलते हैं। हम वहाँ गए, और ये हुआ कि वहाँ इंटरव्यूज, वहाँ HR ऑफिस बिल्कुल सन्नाटा पड़ा हुआ था, और हम बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे क्योंकि हम लोकल ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं। फिर हमने करीम करवाई, काफ़ी लेट हो गए थे, 2 बजे तक का टाइम था।
फिर मेरे दोस्त ने क्या कहा, कहा कि पहले तुम जाओ। तुम्हें चला गया उनके पास, इंटरव्यू दिया। उसने मुझसे पूछा कि हाँ आपकी एजुकेशन क्या है? मैंने बता दिया कि मैट्रिक है। और इस तरह दो तीन सवालात किए और मुझसे कहा कि तुम जो हो इंटरव्यू के लिए आए हो। उसको क्योंकि पता नहीं होता ना, हमें इंटरव्यू के लिए आए हो ना, तुमने शेव की है ना खत बनाया है, और फिर तुम ऐसे कैसे आ गए? तो मैंने कहा कि मुझे इतना सब आइडिया था नहीं। तो फिर उसने मुझसे पूछा कि तुम पार्ट टाइम या फुल टाइम के लिए अप्लाई करना चाहते हो? तो मैंने कह दिया, मेरे माइंड में था कि कॉलेज वगैरह जाता हूँ, पार्ट टाइम कह देता, कम काम करना पड़ेगा, तो मैंने पार्ट टाइम कह दी। तो उसने मुझे उसी वक्त फॉर्म फिल किया और कहा कि आप हायर हो और कल से आप आ जाओ। उसके बाद मेरा दोस्त गया। तो मेरा दोस्त जो था 31st कैंडिडेट था, उनकी हायरिंग की लिस्ट थी 30 तक की। अगर वो मुझसे पहले चला जाता इंटरव्यू के लिए तो वो उसको रख लेते। और मुझे भी ऐसे रखा था कि अगर मैं उन्हें फुल टाइम कहता ना तो शायद तो मुझे ना रख दे वो, क्योंकि उनके पास कैंडिडेट्स की लिस्ट बहुत बड़ी बढ़ गई थी। वो सुबह से हायरिंग कर रहे थे 10 बजे से 2 बजे तक लगातार। और आपको पता है कराची जैसे एरिया में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको जॉब्स चाहिए। तो उन वहाँ मेरी हायरिंग हो गई। और अब वहाँ जो है हमारी ट्रेनिंग हुई, मुझे बहुत अच्छा लगा उनके रेस्टोरेंट जाके। एक मल्टीनेशनल रेस्टोरेंट में आप काम कर रहे हो साफ़ सुथरे कपड़ों में, और जो है पार्ट टाइम, टाइम भी कम देना पड़ रहा है, आप एजुकेशन भी पूरी कर रहे हो। फिर वहाँ ये हुआ कि वहाँ सैलरी बहुत कम थी। वो मुझे पे कर रहे थे 11,000। अब आप सोचें कि मैं डेली बेसिस पर 12 किलोमीटर ट्रेवल करके उनकी ब्रांच जा रहा हूँ काम करने के लिए। नो डाउट के माहौल बहुत अच्छा था, लेकिन ये है कि सैलरी पैकेज बहुत कम था। तो वहाँ मेरे साथ मेरा एक कलीग था। हुआ ये कि एचआर ने गलती से 20 दिन बाद मुझे फुल टाइम का ऑफर लेटर दे दिया। एक लड़का था मेरे साथ पीटर, उसका पार्ट टाइम पे बना दिया, मेरा फुल टाइम पे बना दिया। अब जो पीटर था वो कहीं और भी जॉब कर रहा था, तो उसके लिए मुश्किल हो रहा था दोनों जॉब्स मैनेज करना। सही। वो जॉब भी और फिर शाम को ये जॉब। तो उसको चाहिए थी पार्ट टाइम। तो उसने मुझसे बात की और फिर मेरी मैं सुपरवाइजर ने मुझसे बात की कि सराज तुम्हारी सैलरी तो कम है, तुम्हारा गुजारा हो जाता है? मैंने कहा नहीं। तो तुम्हारा ऑफर लेटर तो बन चुका है पार्ट फुल टाइम का, तो तुम्हें ये एक्सेप्टेड है? तो फुल टाइमर की सैलरी जो थी 17,000 थी। तो उसमें मुझे क्या करना था, मुझे सिर्फ 4 घंटे और देने थे। तो मैं भी राज़ी हो गया, पीटर भी राज़ी हो गया। तो उन्होंने मुझे फुल टाइम के लिए केएफसी में हायर कर दिया। कॉल सेंटर तक का सफर किस तरह तो कर? कॉल सेंटर का सफ़र ऐसे हुआ कि जिस दोस्त की मेरी जॉब नहीं लगी थी वो कॉल सेंटर चला गया था। सही। तो वो मुझे बताया करता था कि यार हमें ना क्लीनिंग करनी पड़ती है, और हम खाना खाते हैं तो कोई और उठा के ले जाता है, वो बर्तन वो धोने भी नहीं पड़ते। तो मैंने कहा यार ये सही लाइफ है, और यहाँ मैं इतनी मेहनत कर रहा। और उनकी सैलरी भी इतनी थी 17,000 उस वक्त 2021 में, क्योंकि ये लोग गवर्नमेंट सैलरी स्लैब्स हमारे डिसाइड करती है कि मिनिमम अमाउंट आप ये पे कर सकते हैं एम्प्लॉय को, उससे नीचे इलीगल है। आई थिंक अभी 34 है या 37 है। 37 है, बट इम्प्लीमेंट में अभी हम बात करें 32 या 34 मोस्ट जो इदारे हैं वो दे रहे हैं। ठीक है। तो उस वक्त 17 थी। तो उस वक्त मैंने मजबूरन जो है, मुझसे हो नहीं रहा था इतनी ज़्यादा मजदूरी कैसे में और डेली बेसिस पे आना जाना, मैंने वो जॉब छोड़ दी 1 मंथ करके। और उसके बाद मैं चला गया एक इंडस्ट्रियल ऑटो पार्ट्स कंपनी में। और वहाँ ये इशू था कि वो दूर बहुत थी। आ, मेरे घर से 50 किलोमीटर्स। अच्छा। मैं 50 किलोमीटर ट्रेवल करके सुबह 6 बजे बस पे बैठूंगा और वहाँ 8:30 बजे पहुँचूँगा। उसके बाद वहाँ मुझे 8 घंटे की ड्यूटी करनी है, और शाम 5 बजे ऑफ हुई और आप घर वापस आ रहे हैं 8:30 बजे। फिर 2 घंटे आपके जाने में लग रहे हैं, 2 घंटे आने में लग रहे हैं। हाँ। और सैलरी है 17,000। अच्छा। तो आप सोचें एक स्टूडेंट जिसे पढ़ना है और घर को सपोर्ट भी करना है, तो वो अगर सारा दिन कंपनी में देगा तो वो पढ़ेगा पढ़ेगा क्या? तो हुआ ये कि मैंने अपने एक दोस्त से कहा कि वो कॉल सेंटर में जॉब कर रहा था। तो मैंने उससे कहा कि मुझे जॉब चाहिए और तुम्हारी
तुम्हारे डिपार्टमेंट में ही चाहिए, तुम्हारे साथ ही चाहिए। तो उसने अपने टीम लीड से बात की कि, और जब हम उसके टीम लीड के पास गए तो उसने कहा कि यार आप तो सेलेक्ट कर लूँगा मैं हायर, लेकिन आप एक काम करें, एचआर चले जाए, उन्हें भी सिर्फ एक फॉर्मली इंटरव्यू देकर आ जाए और उसके बाद आप कर लेंगे। जैसे ही एचआर की रिव्यू के बाद आपकी सीवी मेरे पास आएगी, मैं आपको हायर कर लूँगा। तो वहाँ जैसे ही मैं एचआर गया, तो एचआर में उस वक्त हायरिंग चल रही थी एक इंटरनेशनल कैंपेन में। अब चौकीदार से जब मैंने कहा कि मैं इंटरव्यू के लिए आया हूं, तो उसने मुझे वहाँ बिठा दिया। वहाँ 3 कैंडिडेट्स, मेरे अलावा 2 कैंडिडेट्स और थे। तो जब एचआर जर्नलिस्ट सीवी लेने के लिए आई, तो उसने मुझसे पूछा कि आप यहाँ इंटरव्यू के लिए आए हैं। तो मैंने कहा जी। तो उन्होंने पूछा कि आपको कॉल आई है, मैंने कहा नहीं। तो आप यहाँ आए कैसे? अब वहाँ उस वक्त मैंने बताना मुनासिब नहीं समझा कि अब मैं उन्हें कैसे बताता कि टील ने का एचआर मुंह दिखा के आ जाए, तो ये प्रोफेशनल बात नहीं हुई। वैसे आप गए थे डोमेस्टिक के लिए? जी, मैं डोमेस्टिक के लिए गया था। तो उसने जब मुझसे पूछा कि आपको कैसे आए यहाँ पे, तो मैंने कहा मैं ऐसे ही जॉब ढूंढ रहा हूँ और यहाँ आ गया मैं। तो उसने मेरी सीवी रिसीव कर ली और तकरीबन आधा या 1 घंटा मुझे बिठाने के बाद मुझे अंदर बुलाया और कहा कि आपका मैं टाइपिंग टेस्ट अभी ले रही हूँ लैपटॉप को, तो आप ये देखें कि आप कर पाते हैं या नहीं। उस वक्त उनको रिक्वायर था कोई 22 वर्ड्स पर मिनट। तो मैंने एक बार टेस्ट दिया तो मैं फेल हो गया, क्योंकि मैं नर्वस था, फर्स्ट टाइम ऐसा कॉर्पोरेट ऑफिस, और फिर इतनी जल्दी प्रोसेस हो रहा है। तो उसने कहा कोई बात नहीं, आप रिलैक्स हो जाएं। वो बहुत अच्छी लेडी थी और उन्होंने मुझे बहुत अच्छी तरीके से ट्रीट किया, और उन्होंने मेरा टेस्ट दोबारा लिया। तो दूसरे अटैम्प्ट में मैंने उनकी रिक्वायरमेंट पूरी कर दी। तो फिर उसने मुझसे पूछा कि अब हम अगली इंग्लिश में कन्वर्सेशन करेंगे, और क्योंकि ये कैंपेन है, ये इंटरनेशनल क्लाइंट्स के लिए, तो इसके लिए इंग्लिश रिक्वायरमेंट है। तो हमने उस वक्त अंग्रेज़ी में बात करना स्टार्ट की। तो हम बातें करते गए, बातें करते गए। उसने मुझसे पूछा कि आप क्या करते हैं, आपकी हॉबीज़ क्या हैं। उसके बाद उसने मुझे सेकेंड इंटरव्यू के लिए भेज दिया उसी वक्त, फिर थर्ड, और इस तरह मेरी मुझे उस इस तरह उसने मुझे कहा कि आपको कॉल आ जाएगी। फिर वहाँ मुझे थोड़ी सी झिझक हुई कि शायद कॉल ना आए, क्योंकि आपको पता है कॉल। मैं सीखली लोग कहते हैं कि यार ये जब बोलते हैं ना कि कॉल आएगी, अगर उसको हायरिंग करें तो उसी वक्त कह देते हैं। पर मोस्टली टाइम पे ये होता है कि उनको थोड़ा सा दूसरे इंटरव्यूज भी देखने होते हैं, वो सब जी, तो मोस्टली ऐसा ही होता है कि कॉल नहीं आती। नहीं आती। तो एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा। अब मुझे ये था कि अगर यहाँ नहीं होता एटलीस्ट वहाँ दोस्त करवा दे। शिप में। तो तीसरा दिन गुजरा, मंडे के दिन कॉल आ गई मुझे कि आप की सिलेक्शन हो गई और आप आज 6 बजे ऑफिस आ जाए। तो शुरू में मुश्किल था कि बाइक नहीं है, नाइट जॉब कैसे करूँगा, क्योंकि इंटरनेशनल मोस्टली क्लाइंट्स जो होते हैं आपके पास, हो सकता है वो यूएस के यहाँ, दुबई के यहाँ तो आपको मिड शिफ्ट मिल जाती है, इवनिंग शिफ्ट। लेकिन अब यूएस के क्लाइंट्स के साथ डील करें तो आपको नाइट में ही काम करना पड़ता है। तो शुरू में थोड़ा सा मुश्किल था, बट फिर ये है कि धीरे धीरे आदत हो गई। अच्छा सलार, अगर हम बात करें कि कॉल सेंटर एज अ एजेंट में कौन कौन सी स्किल्स नीड होती है? डोमेस्टिक में मोस्टली रिक्वायरमेंट जो होती है, वो कहते हैं कि आप इंटरमीडिएट पास हों, और बस आप बात कर सकते हैं, बात कर सकते हो और पढ़ना जानते हो। मोस्टली डोमेस्टिक में यही होता है, और डिपेंड करता है आप इंटरव्यू कैसे देते हैं। और इंटरनेशनल में मोस्टली रिक्वायरमेंट जो होती है वो इंग्लिश की होती है। अगर आप अंग्रेज़ी बोलना चाहते हैं, इवन तो आप मैट्रिक पास हो, तो आपको वहाँ जॉब मिल जाएगी। फिर कुछ जो हैं वो एक्सपीरियंस मांगते हैं, बट मोस्टली एक्सपीरियंस नहीं मांगते, फिर या फिर फ्रेश ही स्टार्ट कर सकते हो। हाँ, तो एक और बात कि स्टूडेंट्स कॉल सेंटर्स में की जाता है, क्योंकि वहाँ एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। अब जो है ग्रेजुएट स्टूडेंट्स का इशू ये है कि उनको जॉब नहीं मिल रही, वो ये है कि उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है। अब तो वो फिर इंटर्नशिप की तरफ जाते हैं। यहाँ आपको एज अ फ्रेशी विदाउट एनी एक्सपीरियंस आपको जॉब ऑफर हो रही है, और आप अच्छे पैसे कमा रहे हो। मीन्स कि अगर आप डोमेस्टिक में जाते हैं तो वो आपको अभी करंटली 30 to 50 थाउजेंड तक पे कर सकते कहीं कहीं पे 80 भी है। हैं। कहीं और डिपेंड करता है कि अब कंप्लेन कौन सी है, डाटा जी, कौन?
अब डिपेंड करता है वो बीपीओ है या कंपनी की अपनी कस्टमर सर्विस है। जैसे कि मैंने सुना है कि एचपीएल की अपनी कस्टमर सर्विस है, और इसी तरह पुलिस स्टेशंस वो भी हायर करता है, लेकिन उनकी भी अपनी ही है वो कॉल ऑपरेटर, उनके अपने बैठे हुए होते हैं, वो पुलिस वाले ही होगा। और अगर आप इंटरनेशनल की तरफ जाते हैं तो उसमें पाकिस्तान का फेमस तरीन एक बीपीओ सर्विस प्रोवाइडर है आईबैक्स। तो वहाँ आप एज अ स्टूडेंट काम करते हैं, सोचें वो 1+ तक स्टूडेंट्स को पे कर रहा है, तो किस स्टूडेंट ने सोचा होगा कि उसे इतनी पे विदाउट एनी एक्सपीरियंस मिल सकती है। लेकिन फिर वहाँ स्टूडेंट से गलती ये हो जाती है कि जैसे कुछ स्टूडेंट्स हैं वो आईटी के स्टूडेंट्स हैं, या फिर वो एआई पढ़ रहे हैं या कुछ पढ़ रहे हैं, तो वो ज़्यादा पैसे के चक्कर में अपनी फील्ड छोड़ के कॉल सेंटर में जाते हैं कि यार यहाँ अच्छे पैसे मिल रहे हैं। लेकिन फिर लॉन्ग टर्म नुकसान क्या होता है कि आपने अपनी फील्ड में एक्सपीरियंस गेन नहीं किया, फिर बाद में आपको वहाँ जॉब नहीं मिलेगी, क्योंकि डेली बेसिस पे चीज़ें अपडेट हो रही हैं, न्यू न्यू इनोवेशन आ रही है। तो आप खुद को अगर अप टू डेट नहीं रखते, आप इंडस्ट्री में जितना जल्दी अपने में ज्वाइन नहीं करते, जितना लेट करेंगे आप उतने पुराने होते जाएंगे। पुराने मीन्स नाकारा, नॉट इन एक्सपीरियंस। सही। और एक और भी चीज़ है कि जिस तरह आपने बात की स्टूडेंट्स के लिए बेहतरीन मौका तो होता है, बट हमने नॉर्मली यही देखा है, इवन जैसे आपने बात की ग्रेजुएट जो लोग हैं वो भी कॉल सेंटर की तरफ ही जा रहे होते हैं ग्रेजुएशन के बाद भी। डेंटिस्ट में है, बहुत सारा है, सिर्फ वो नहीं। अब कुछ लोग हैं जो लेकिन यही रीज़न है कि वो अपनी इंडस्ट्री में काम नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पे कम है। तो यहाँ पे ज़्यादा है, क्योंकि आप अगर ग्रेजुएट होते हैं, आप फर्स्ट करें आप मीडिया साइंस के स्टूडेंट हैं, आपकी फर्स्ट जॉब कितने की ही मिल जाएगी, मैक्सिमम वो आपको पे करेंगे 30-40। फिर आपके एक्सपीरियंस और स्किल की बना आप पॉलिश करते जाएंगे, और इस तरह आप सीढ़ियाँ चढ़ते जाएंगे। बट कुछ लोग शॉर्टकट्स अपनाते हैं वो, लेकिन अब ये जो टाइम है, इन्फ्लेशन का टाइम है, तो एक तरह से हमारी मजबूरी भी है। अब एक बंदा जिसने 20-30 लाख लगा दिया अपनी डिग्री पे, और उसके बाद वो 30-40 हज़ार की जॉब नहीं करना चाहता मोस्टली, तो हमारे पास शॉर्टकट यही होता है। और इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा है, आपको एक्सपेंसेस पूरे करने हैं अपने, तो यही बचता है आपके पास कि आप जो हैं, अगर कोई और ऑप्शन नहीं है तो आप बीपीओ इंडस्ट्री ज्वाइन करते हो। और इसमें मुझे ये चीज़ लगती है कि स्ट्रगलिंग बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपकी पूरी एक लाइफ रूटीन चेंज हो जाती है। इवन मोस्टली हम देखें बॉयज़ के लिए तो नाइट शिफ्ट होती हैं ज़्यादातर अमूमन, और आपको रात में ही काम करना होता है। अगर इंटरनेशनल कंपनी है उसमें गर्ल्स की भी ज़ाहिर सी बात है रात में ही वर्क कर रही होती हैं, बट ये आपके लिए एक स्ट्रगलिंग पॉइंट होता है। मैं जब मैंने कॉल सेंटर में स्टार्ट किया था तो मुझे याद है कि सेम मैंने तो बहुत ज़्यादा विजिट्स किए थे। मैं हर बार जाता था इंटरव्यू देने और मुश्किल हो रही थी, मुझे कॉल नहीं आ रही थी, तो उस वक़्त मुझे बड़ी मुश्किल हुई थी ये जॉब हासिल करने में। फिर मुझे डोमेस्टिक में जॉब मिली, मैंने 3 महीने में छोड़ दी क्योंकि वहाँ का सिस्टम बहुत स्ट्रगलिंग था। ये डोमेस्टिक का एक एक्सपीरियंस मैं अपना बता रहा हूँ कि वहाँ पे लाइफ कितनी हार्ड होती है। आपको इवन खाने का टाइम नहीं मिलता, आपको इवन ये कह दें कि आप ईद वाले दिन भी जा रहे हैं, ऐसा लगता है कि आप नहीं जाएँगे तो दुनिया ख़त्म हो जाएगी। इस तरह की हमारी एक वो थी ड्यूटी थी। फिर रोटेशनल शिफ्ट्स। रोटेशनल डेली, और आप कभी 6 बजे जा रहे हैं, कभी 8 बजे जा रहे हैं, और आज सुबह 4 बजे आ रहे हैं, सुबह रात के 3 बजे आ रहे हैं। तो ये थोड़ा-सा डिफ़िकल्टी सी इवन। अब ज़ाहिर-सी बात है आपकी 8 से 4 शिफ्ट है, उसमें आप आउट करते-करते आपको निकलते-निकलते साढ़े 4 बज जाते हैं, फिर आप कहते हैं यार दोस्तों के साथ बैठ के 6 बज जाते हैं आपको आते-आते, घर पे फिर 8 बजे तक पहुँचते हैं, और इवन आपको पूरे दिन में भी टाइम नहीं मिलता, आप पूरे दिन सो रहे होते हैं, और कहते हैं ना कि कुदरत को आप चैलेंज नहीं कर सकते, आपका एक निज़ाम है कि ये रात है इसमें सोने उस वक़्त आप जाग रहे हैं, सुबह आप सो रहे हैं, तो आपकी नींद भी पूरी नहीं होती, मेडिकली भी बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं। तो इंटरनेशनल में क्या एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि आप एक इंटरनेशनल कंपेनी में रहे हैं, वहाँ का निज़ाम कैसा है? वहाँ की लाइफ़ कैसी है? क्या वहाँ पे भी टॉक्सिक माहौल है इस तरह? इंटरनेशनल में डोमेस्टिक से बहुत बेहतर है। वहाँ आपको कुछ में अगर आप बड़े फेमस बीपीओ सर्विस की तरफ चले जाए,
तो वो वहाँ पर भी आपको जो है रोटेशनल शिफ्ट करनी पड़ती है, लेकिन बहुत ज़्यादा जो है आपको सेम टाइम पे ही जाना पड़ता है। मोस्टली जो है शिफ्ट आपकी फिक्स है, ऐसे नहीं कि आज आप 6 बजे जा रहे हैं या फिर 7 बजे कल जा रहे हैं फिर 8 बजे जा रहे हैं, तो उसके साथ एडजस्ट करना बहुत मुश्किल है। और जहाँ तक हम बात करें नाइट शिफ्ट की, तो अब दुनिया इतनी बदल गई है कि आप देखें डॉक्टर्स भी नाइट शिफ्ट करते हैं हॉस्पिटल्स में, सर्जन्स भी नाइट शिफ्ट करते हैं, पुलिस वाले भी नाइट शिफ्ट करते हैं, तो सिर्फ कॉल सेंटर्स नाइट शिफ्ट नहीं करते। इसके अलावा जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, अब वो अगर यूएस बेस्ड क्लाइंट्स के लिए काम कर रहे हैं, तो हम समझते हैं ना कि कोई रात में जा रहा है तो वो सिर्फ कॉल सेंटर में ही जा रहा है। तो ज़रूरी नहीं है वो कॉल सेंटर में जा रहा हो सकता है वो किसी सॉफ्टवेयर हाउस में काम कर रहा हो, किसी हेल्थ केयर सर्विस में काम कर रहा हो, वो वर्चुअल असिस्टेंट हो। और लेकिन ये है कि आप नाइट, क्योंकि आप यूएस के क्लाइंट से डील कर रहे हैं, आप जब यहाँ सुबह होगी वहाँ रात होगी, तो रात में तो हमें कोई क्लाइंट नहीं मिलेगा। तो इस वजह से एक रीज़न है कि हमें वो नाइट करनी पड़ती है। अब हाँ नेचर तो है, बट वो है कि इंसान जो है अपने माहौल उसे सरवाइव तो करना है, तो वो इस तरह वो खुद को अडेप्ट करता है टेक्नोलॉजी के साथ या फिर वक्त की ज़रूरत के साथ, क्योंकि सबसे ज़्यादा अहम हमारे लिए सर्वाइवल है, और सर्वाइवल पैसों से आएगा। तो इसी तरह लोग अपनी नींद या फिर अपनी रूटीन या फिर अपने दोस्त कुर्बान कर देते हैं वो। इसमें प्रोज भी हैं, इसमें कॉन्स भी हैं। अब प्रोज मुझे ये लगता है एक, कि हम कराची में रहते हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा है दिन में, तो बजाय कि मैं दिन में जाऊं और धूप में सड़ूं और इतना ट्रैफिक बहुत सारी चीज़ें बर्दाश्त करूं, तो मैं अब नाइट शिफ्ट के साथ कंफर्टेबल हूँ। अब इसमें जो है मसाइल क्या है, अब इसमें मसाइल ये हैं कि एक तो आप तन्हाई का शिकार हो जाते हो, क्यों? क्योंकि आपके सारे दोस्त दिन में, आप रात में हो, आपके घर वाले दिन में जाग रहे हैं, आप रात में जाग रहे हो। आप जब घर आओगे तो कोई नहीं होगा, जब आप निकल रहे होगे तो आप उन्हें देखोगे, लेकिन जब वो आप घर आओगे आप कहते हो आप किसी टाइम स्पेंड करो, सब सो रहे हैं, किसके साथ टाइम स्पेंड करोगे? और इसके अलावा साइंटिफिकली भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपकी खाने का साइकिल ख़राब हो जाता है। आप एक टाइम पे अगर खाना नहीं खा रहे हो, तो हम कुछ ऐसे तरीके हैं कि हम नुकसान कम कर सकते हैं, कि मैं अपने खाने की टाइमिंग ठीक कर लूँ, मैं नींद पूरी लूँ। ऐसे ना हो कि मैं अगर नाइट शिफ्ट कर रहा हूँ तो मैं डे में किसी वक्त भी सो रहा हूँ, मैं अपना एक टाइम डिसाइड कर लूँ कि मुझे 6 बजे सुबह के सोना है तो सोना है, और फिर मैं फिक्स 2 बजे उठूँ। तो इससे ये होगा कि जो चीज़ें हो रही हैं उससे नुकसान कम हो जाए। और जहाँ तक दोस्तों की बात है, तो वो मेरे पास एक अल्टरनेटिव है कि मैं वीकेंड में अपने दोस्तों के साथ इंजॉय कर रहा हूँ। तो इस तरह से जो लोग इस इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं, तो वो इन्हीं चीज़ों को लेकर वो अपने आप को मैनेज करते हैं। ये तो इंटरनेशनल में होता है कि वीकेंड ऑफ मिलता है, वरना डोमेस्टिक में तो हाँ, नहीं होता। डोमेस्टिक में वो आपको कोई भी वीक डे में और एक वीक डे में भी वो आपको ये कहते हैं कि यार इस दिन आप काम कर लो, आपकी छुट्टी हमारा स्पेंडिंग हो जाएगी। हाँ, तो ये भी है उसमें। लेकिन ये बहुत गलत है। उसका रीज़न ये है, काफ़ी सारी कंपनीज जो हैं एनुअल लीव्स, आपकी कैजुअल लीव्स देने में बहुत कतराती हैं, क्योंकि एज एन एम्प्लॉय अगर आप लीव्स नहीं ले रहे ना, तो आप बर्न आउट हो जाओगे, आप एग्जॉस्ट हो जाओगे अंदर से, क्योंकि काम 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 एक टाइम आएगा आपकी बस हो जाएगी, या फिर जो है काफ़ी सारे मेंटली इश्यूज आप। और क्रिएटिविटी भी तो खत्म हो जाएगी ना, कि अगर आप इंसान को रेस्ट ही नहीं दे रहे तो वो क्रिएटिविटी क्या होगी। और और रेस्ट बहुत ज़रूरी है, आपके पास छुट्टियां हैं, आप छुट्टियां लें। बहुत बहुत शुक्रिया सलार, आपने अपना कीमती वक्त दिया। उम्मीद करते हैं कि हमारी जो डिस्कशन रही उससे बहुत सारे लोगों को सीखने को मिलेगा। ना सिर्फ हमने करियर पे इस पॉडकास्ट में बात की, बल्कि इसमें सलार की स्टोरी जो थी, उन्होंने किस तरह कॉल सेंटर ज्वाइन किया और उनकी स्ट्रगल जो थी उस पर भी हमने बात की। तो इसी उम्मीद के साथ जल्द हमारी एक नए एपिसोड में मुलाकात होगी, एक नए मेहमान के साथ, एक नए टॉपिक पर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।